केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो है अगर इस चैप्टर को आपको बढ़िया से तैयार करना है तो कुछ स्टेप में आप पहले फॉलो कर लीजिए। पहला जो आपका अभी टेस्ट आज जो डाला जाएगा उसको जो है आप सॉल्व कर लें, ठीक है। जो आज का टेस्ट हुआ उसका टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है ईमानदारी से, बिना नकल के, लॉजिकली रीजनिंग तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। दूसरा जो है काम आपको क्या करना है इस चैप्टर को तैयार करने के लिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि जितने भी रेफरेंस बुक जो कि लक्ष्मी सिंह है उसके जो है जितने भी जो है आपको सैंपल प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। हम आपसे क्यों कह रहे हैं ये सारी चीजें सॉल्व करने को? देखो दो बातें करते हैं, पहला टेस्ट पेपर, दूसरा लक्ष्मी के सैंपल प्रॉब्लम, तीसरा आपको जो है जो वेरी शॉर्ट और जो वेरी लॉन्ग और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आपको सॉल्व करना है, जो भी एक्सरसाइज दी गई है आपकी रेफरेंस बुक में। 3 हो गए। चौथा कार्य आपको क्या करना है? चौथा कार्य आपको करना है कि जो आपकी बुक में फिगर दिए गए हैं 1 से 59 तक, उन सारे फिगर को एक बार देखना और समझना जरूर है। फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? उससे समझ ज्यादा जल्दी आ जाता है। पांचवा जो आपको काम करना है इसी बुक के लास्ट में आपको साइंस की स्किल प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं अलग से, उन सभी एमसीक्यू को जो है आप देखिए। छठा नंबर 6 काम आपको क्या करना है? छठा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पीछे सॉल्व हुए इस चैप्टर के उन सबको देख लेना है। अगर आप ये 6 काम कर लेते हो, अब आप कहोगे सर इतना काम, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या जरूरत है? जबकि है तो सिंपल सा मामला। करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं पूछने का तरीका ऐसे नहीं रहेगा। जब आप 1000 तरीकों को बार बार देख लोगे, अच्छा इससे भी पूछा गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा जो है आपकी प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट। यानी कि हमें बस ये जानना है इन क्वेश्चन से हम कहते साल भले ना करो, एक बार देखो तो जाकर क्वेश्चन को, तो तुम्हें पता तो चले कि तुम कितने गहरे पानी में, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो बता ही नहीं पाते, समझे? हम यही कह रहे हैं आपसे, वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे कभी नहीं पूछेगा, नेवर पूछेगा नहीं। वो पूछेगा अलग तरीके से। वो तरीके कहां से मिलेंगे? जब इतने सवालों को हम कहते साल भले ना करो, देखो तो जा सकल उनकी कि कैसे पूछे गए। हालांकि वो तो इग्नोर कर ही रहे होगे, वो तो सीधी सी बात है, लेकिन वो करवा देंगे, सब करवा देंगे, समझ रहे हो? उसके हमारे पास घंटे हैं। और अब आ जाइए इस चैप्टर के फास्ट ट्रैक रिवीजन पे। तो इतने 6 काम अगर आपने कर लिए, 6 बताए 6 काम, 6 के 6 मुझे याद रहे और मैंने आपको 6 तरीके बता दिए। सबसे पहला चीज है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो है, जैसे आज तक क्या होता था कि पुराने जमाने में क्या करते थे, केमिकल मान लो कोई रिएक्शन होती है उसको पूरा नाम लिख के लेते थे, उससे क्या होता था काफी बल्कि हो जाता था। कि मान लो हाइड्रोजन लिखा तो उसमें इंग्लिश में लिखना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करके लिखते हैं, तो काफी बल्कि हो जाता था। केमिस्ट्री ने एक नया तरीका निकाला, समझे? और क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि एक जो है चिन्ह से, एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करना, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन को और रिप्रेजेंट करना शुरू किया। इससे हमारी जो है आसान हो गई, समझे? काफी आसान मामला हो गया, कॉम्पैक्ट चीजें हो गई। उसके पश्चात क्या हुआ कि अब जो है आजकल की जो आप केमिकल रिएक्शन देखते हो, जब भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन हमने आपको क्या बताया कि A प्लस B जब आपस में मिलके A B प्रोडक्ट का निर्माण करें, यानी कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट से उन्हीं के जैसा कुछ बने, तो उसको तो हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कोई दो प्रोडक्ट आपस में मिल करके, सॉरी दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके जब एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करें जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, तो इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये इसको समझने का बिल्कुल बेसिक आइडिया है, जिससे तुम किसी भी मतलब जिसको कुछ नहीं आता उसको समझा सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन होती है और नीचे वाली न्यूक्लियर रिएक्शन। अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो ये सब जो है किसमें पढ़ी जाएंगी? केमिस्ट्री में पढ़ी जाएंगी। और केमिकल रिएक्शन को लिखने की एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन मतलब इक्वेशन हम उसको नहीं कहते जो आप पढ़ लेते हो कॉपर सल्फेट ऐसे मिला करके, इक्वेशन उसको कहते हैं जो फार्मूला है। जैसे नहीं आपने उसमें मेटल वाले में पढ़ा था कि मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाओ या H2SO4 के साथ मिलाओ, जो कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, जिसको कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो ये केमिकल और इसकी रिएक्शन के बीच आपको समझ आए? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जो है जब बर्न किया जाता है तो व्हाइट कलर का जो है ऐसे निकलता धुआं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जाकर के आपका, समझे? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखिए, और ये कैसा मिलता है? ये व्हाइट पाउडर जैसा मिलता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है। और ये कई बार ये शायद बोर्ड में पूछा जा चुका है, देखा कभी पेपर में, इसमें लिखा होगा, बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, इसमें देखिए मेनली जो है चैप्टर अगर देखा जाए तो बेसिक आइडिया आपके अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में कह रखा है कि जो हमारा क्वेश्चन है हम अपने पढ़ रहे हैं, हमने इस चैप्टर को देखो किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। 3 इसके टुकड़े हमने कर दिए चैप्टर के, जिसमें पहले टुकड़े में हमने क्या किया है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है और उनकी विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर से आपको रिएक्शन उठानी है और उनको कैटेगराइज कर लेना है। देखो चल रहा है पहला चैप्टर और उनका बात किसकी करना है कि पहले दूसरे तीसरे की सारी रिएक्शन उठाई लाइए, और ये उठाने के बाद आपको इन 5 कैटेगरी में रख देना है। हमने क्या बताया था? तीनों चैप्टर को साथ में लेके चलिए, होलिस्टिक प्लानिंग करिए। इससे क्या होगा? आपको अलग अलग कंफ्यूजन नहीं होगी। आपकी एक रिएक्शन से एक मतलब एक तीर और 2 लोगों को मार दोगे जाकर के, मतलब जो है एक इक्वेशंस को आप कई जगह प्रयोग कर सकते हो अगर आप तीनों चैप्टर को साथ में लेकर चलोगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए जो कि तुम्हारे पास है नहीं, तुम अपने नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें देखिए आपको डिवाइड कैसे करना है। आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस जहां पे भी होता है, तीनों चैप्टर में जहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है इसको इसमें रख दीजिए। ये दिन बैठ के फुर्सत में काम करना पड़ेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाली जितनी रिएक्शन हो इसमें रख दो आकर के। मैं कह रहा हूं पहले नहीं, पहले दूसरे तीसरे जो भी एक रिएक्शन मिल जाए उठा लो। और मैं कहता हूं कि वो भी फॉलो कार्बन वाला चैप्टर,
कार्बन वाला चैप्टर की भी अगर कोई अगर जिसमें गैस निकल रही हो उसको उठा लाइए, प्रेसिपिटेट बनना उसको उठा लाइए, चेंज इन कलर हो रहा हो उस इक्वेशन को इसमें उठा लाइए। मैं पहले से नहीं कर रहा हूं, मैं पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों चैप्टर से जो भी इक्वेशन इसी का मिल जाए तुम्हें किताब में उठा लाओ। अगला चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज वाली कोई इक्वेशन मिल रही हो उसको उठाकर इसमें रख लो आकर के। चेंज इन स्टेट, इसमें स्टेट में बदल रही हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ऐसे करके कोई बदल रहा हो उसको उठा लाइए जाकर के। यानी कि आपको ये 5 कैटेगरी में पांचों चैप्टर की इक्वेशन को उठाकर, चारों चार चैप्टर है ना, चारों चैप्टर की इक्वेशन को उठाकर के इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये बात आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये हमने नया तरीका निकाला है पढ़ने का, समझे। अब जब ये काम आप कर लोगे तो आपके सामने इतनी सारी रिएक्शन इकट्ठी हो गई, आप उसमें से तुम्हें ज्यादातर रिएक्शन ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें पहले से पता होंगी। यानी कि आपका कम चीज में ज्यादा चीजें तैयार हो गई, समझे, कम पढ़ने में ज्यादा चीजें तैयार हो गई और आपके पास अच्छा खासा खजाना भी रेडी हो जाएगा बन करके। ऐसा ही आपको सेकंड चैप्टर जब आएंगे तो तुम्हें बताएंगे क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा नंबर हमने इस चैप्टर के लिए क्या रखा है, निर्धारित कर रखा है। दूसरा हमने निर्धारित कर रखा है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं। इसमें भी फिर हमने वही चीजें को अप्लाई किया है। इस पे हम देख रहे थे सवालों को, इस पे अच्छे खासे सवाल पूछे गए कि कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शनों को जो है आप उठा के लाइए चारों चैप्टर से और उनको इन कैटेगरी में रख दीजिए। जो कंपोजिशन की कंपोजिशन रख दो, डीकंपोजिशन को डीकंपोजिशन रख दो, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में रख दो और जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में रख दो। साथ ही में जो है कहां छू रहा था ये, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में रख दो, डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को इसमें रख दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इसमें रख दो। यानी कि ये भी आपको चारों चैप्टर उठा कर इसमें पुट कर देंगे जस्ट, समझे। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कंप्यूटर, उसमें कोई कटम पिट्टी नहीं होती, फटाक से उठा चपका दो, उस प्रिंटर मत दो। ये है। अब तीसरा हमने जो इसका कैटेगरी को डिसाइड कर रखा है वो तीसरा ये है कि आपको इफेक्ट्स बताने हैं। ये शायद जो है कोई आपका केमिकली से संबंध इसका नहीं, यानी कि 2 ही नंबर है आपके चैप्टर में और उसको भी ना तुम कर पा रहे हो, मात्र 2 नंबर है, 2 सिर्फ 2 क्वेश्चन और उसमें बस थोड़ा सा वो है डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको। सारे चैप्टर्स थोड़ी मेहनत लगेगी, उधर उधर खगोल कर लाओ और सारी रख दो, कैटेगराइजेशन कर दो। फिर कह रखा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है, जिसमें आपको कोरोजन बताना है, रेंसिडिटी बतानी है। रेंसिडिटी जब बता रहे हो तो उसमें प्रिवेंटिव टिप्स भी कुछ दे दो, समझे। इसमें शायद क्वेश्चन पूछा भी गया कि पेंट क्यों लगाई जाती है, हम सुबह पढ़ रहे थे। आप देखिए आप चैप्टर को जो है फटाफट स्टाइल में खत्म कर लेते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब बर्नआउट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये जो है व्हाइट पाउडर के तरीके से होता है। अगर इसको जो है आप फिगर नंबर 1 में देखिए दिया गया है कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो है जब मैग्नीशियम एयर में जब जलती है तो एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाती है। इससे क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर के रूप में। ये मैग्नीशियम शायद ऊपर रखा भी है, समझे, वो जो नहीं पत्ती, लेकिन आपने जलाया तो वो जलेगा नहीं, जलेगा क्या, उसके लिए आग चाहिए ठीक ठाक। अब वो जो है उसमें माचिस, इस टाइम तो आप कहीं जलेंगे। हाँ, तो उसमें डाल करके जब जलाओगे तो व्हाइट पाउडर से निकलेगा। अगला देखिए दिया गया है कि हमारे ऑल अराउंड जो है कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ाई जाती है, आपको क्लास 10 में पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये बात याद रखिएगा। होती क्या है, फिजिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जब अलग अलग करके पढ़ाई जाती है क्लास 6 में साइंस की बुक में। उसमें कहा जाता है कि फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो है किसी भी चीज को जो है आप बैक रिवर्सिबल प्राप्त कर सको। जैसे नहीं पढ़ते हो इंजीनियरिंग होती है, एक होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे जो बच्चे होते हैं खिलौने लेकर आते हैं उसको जो है खोल डालते हैं, उसको पता करते हैं ये क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि एक फिजिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, आपने जो है मान लो कुछ लेकर आए घर पे, समझे, और आपने जो है उसको तोड़ डाला, दोबारा वो असेंबल अगर नहीं कर पाए या नहीं होता है, जैसे मान लो जो है अगर एक एप्पल है, एप्पल को बीच से काट दो, अब दोबारा जोड़ पाओगे जिंदगी में, नहीं जोड़ पाओगे। यानी कि क्या है, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल इन नेचर एंड फिजिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता हुई, समझे। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे हमारे ऑल अराउंड जो है काफी चीजें की रिएक्शन चलती रहती है, जैसे जो है मिल्क का जो है खट्टा होना या जो है कर्ड से मिल्क जो है बनना, और उस प्रकार से जो है डाइजेशन, मतलब हमारे शरीर में जो डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है, भी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। और जैसे हमारी जो एक वर्ड है लाइफ, समझे, तो लाइफ क्या होता है, तो लाइफ इज मतलब जो है, जैसे तुमसे कोई पूछे व्हाट इज लाइफ, तो इसका मतलब क्या है, लाइफ का भी इसी से संबंध है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रिएक्शन हमेशा चलती रहती हैं, समझे, एक बनने वाली, एक बिगड़ने वाली। मतलब हमारे शरीर में कुछ टूट फाट चलता रहता है, समझे। यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में जो रिएक्शन चलती रहती हैं उन सबका अगर सम टोटल हम कर दें तो वो हमारी लाइफ बन जाती है। मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही हैं, समझे, कुछ बनने वाली भी होती हैं, कुछ बिगड़ने वाली भी होती हैं, समझे, तो उन सभी रिएक्शन का जब हम सम कर देते हैं तो वो लाइफ बन जाती है, समझे। अब देखिए ग्रेप्स का जैसे मान लीजिए जो है फर्मेंटेशन, और आयरन का जो है रस्टिंग, इससे शायद क्वेश्चन पूछा गया है आयरन के उसका कि आयरन का जो है फार्मूला क्या होता है, अभी शायद पूछा गया था उसमें प्री बोर्ड में, फेरस ऑक्साइड है ना, Fe2O3। ऐसे हम वही तो कह रहे थे, देखो पढ़ के निकल लेते, पूछा क्या गया, ऐसे पूछा गया, हम वही तुमसे कह रहे हैं, ज्यादा हवा में ना उड़ो। अगला देखिए, जैसे कैंडल जो है जब बर्नआउट हो जाती है तो कैंडल, सीधी बात जो है, वो कुछ लोग सोचते हैं कि कैंडल जो है बर्नआउट होती नहीं, कैंडल जब बर्नआउट हो जाती है तो वो जो है केमिकल रिएक्शन है, कैंडल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब वो गांव वाले मोहल्ले में तुमने देखा होगा, छुटा करके जो है सुबह बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बनती नहीं है, वो बाद में पता चला कि ये केमिकल रिएक्शन, समझे, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ये पता होता तो इसे करते नहीं। जैसे देखिए फिगर नंबर 2 में, देखिए फिगर नंबर 2 में जो है रिबन, मैग्नीशियम की रिबन जो है उसको जो जलाया गया है ओवर बर्नर, एक बर्नर के ऊपर जो है उसको जलाया गया है। दूसरा जो है आप अगर देखोगे तो
दूसरा जो है आप देखोगे तो देखिए फिगर नंबर 3 में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ केमिकल चेंज, यानी कि जो है पक जाना फलों का वो जो है केमिकल चेंज है और ये केमिकल प्रकार की रिएक्शन है। समझे? केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कभी कभी केमिकल रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होता है, एक इवोल्यूशन होता है गैस का। समझे? कभी कभी गैस का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तीसरा केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कभी कभी जो है कलर बदल जाता है। चौथा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कभी कभी टेंपरेचर चेंज हो जाता है। पांचवा केमिकल रिएक्शन का जो है ये है कि कभी कभी स्टेट ही चेंज हो जाती है। समझे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस प्रकार से जो है स्टेट ही चेंज हो जाती है। और स्टेट चेंज करने के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? क्लास 9 में क्या पढ़ा था? एक तो टेंपरेचर, एक प्रेशर। समझे? यानी कि किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपनी स्टेट को चेंज करना है। स्टेट का मतलब जैसे अभी तुम लोग जो है मंद बुद्धि हो और अगर ये बढ़िया बुद्धि बनाना है, स्टेट का चेंज करनी है, तो तुम्हें दो चीजें लगानी पड़ेंगी कि केमिस्ट्री बोल रही है टेंपरेचर और प्रेशर, और तुम चाह रहे हो भाई से लॉलीपॉप मिल जाए, जिंदगी में कुछ होने वाला। प्रेशर एंड टेंपरेचर, कोयला हीरा कब बनता है? हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर, और तुम चाह रहे हो भाई से सब मिल जाए, कुछ ना मिलने वाला। केमिस्ट्री सीखो कि स्टेट चेंज करने के लिए हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और तुम ऐसे चाह रहे हो तो जिंदगी में नहीं कुछ होगा। हम हमेशा कहते हैं साइंस की ला भले ही इसमें हो, लेकिन वो हमेशा लगते जरूर अपनी रियल लाइफ में, अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो है जैसे आपने देखा है जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब किया जाता है, जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप मिक्स कराते हो तो जो है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक को जो है उधर तुम्हें क्या मिलता है? जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जिंक को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो, जिंक को जब H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो जो है आपकी क्या मिलती है? तो आपका मिलता है जिंक सल्फेट प्लस जो है आपकी हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने का मतलब है कि ये एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। इसको आप रिलेट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि जब एक मेटल जो है एक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? सेम इसका जवाब यही होगा। हमें क्या कह रहे हैं? केमिस्ट्री इज इजी बट यू हैव टू कनेक्ट ईच अदर टॉपिक। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जिस दिन आप चप्पल को अपने हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप रख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अगर आपके पास समझ है तो आप कम से कम ज्ञान में ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर लोगे। और आपके पास जितना तो रट्टा मारते जैसे कोई लिख के लाए पूरी किताब में पूरा छाप करके लाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारे पास ज्ञान कितना है इससे कुछ नहीं मैटर करता है, आप उस ज्ञान का प्रयोग कितने खतरनाक तरीके से कर पाते हो, दिस इज मैटर्स, ये मैटर करता है। समझे? आपके पास कितने प्रकार की तलवारें हैं, आई डोंट माइंड। आप चला कितने प्रकार से एक तलवार को पाते हो, दिस माइंड। ब्रूस ली क्या कहता? मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं डरता हूं जो 1000 प्रकार की कलाओं में पारंगत है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक ही प्रकार की कला को 1000 तरीके से करना जानता है। यानी कि रिएक्शन एक तरीके उसके 50 में पता होना चाहिए, तरीके बता चुके हैं। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं करोगे, बुक का थोड़ा देर बैठ के मेहनत नहीं करोगे तो बस कच्चे केमिस्ट्री तैयार, तुम केमिस्ट्री तो तैयार करनी है, उतने ही फंडा मैं बता रहा हूं, ये भी तुम ना कर पाए और दुनिया के क्वेश्चन तुम घूम रहे हो उधर मारे घूम रहे, कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा। अल्टीमेटली 0 सन्नाटा। तुम लगे रहो अपने फंडे में लगे रहो, तुम बात ना हमारी मानना। अगला देखिए जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकली। उसके पश्चात जो है जब हम सोडियम कार्बोनेट की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सोडियम कार्बोनेट की जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और नेक्स्ट देखिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। समझे? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी कभी कभी हो सकता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड की जब लेड नाइट्रेट के साथ जो है करवाई जाती है रिएक्शन तो जो है उससे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम होता है लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड आपका बनता है। जब जो है पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपका क्या बनता है? तो आपका बन जाता है PbI2, दैट मींस लेड आयोडाइड। अगला देखिए, और ये येलो कलर का होता है, येलो। ऐसी जितनी भी बुक में रिएक्शन हो इनको सब में पढ़ लो इसी अंतर्गत, आपकी देखिए कितना बढ़िया तैयार हो जाए मामला। क्योंकि इसमें कलर अलग तक जो लगभग हम देखते आए हैं, हर साल एक कलर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नीला से हरा, हरा से पीला, ऐसे क्वेश्चन पूछा जरूर गया। आप पीछे प्रीवियस उठाकर देखिएगा। दो ही फंडे होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के, पहला सिलेबस, दूसरा PYQ इज द मतलब ये लाइट है आपके लिए गाइडिंग पाथ है। समझे? PYQ पता चलता है मेंटालिटी में घुसते हो टीचर की, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके दिमाग में जैसे एक बार तुम घुस गए तो समझ लो आपने काम कर दिया। आप ये मत देखिए कि हमें क्या आता है, आप अपने आप में मत पूछिए कि तुम्हें क्या आता है, तुम ये देखिए कि बोर्ड क्या चाहता है। समझ रहे हो? तुम क्या किस चक्कर में लगे हुए हो? हमने तो जरा इसे याद किया है, तुम्हारे तरीके नहीं आने वाला पेपर, पहले समझ लो जो तुम्हें याद है वो गलत याद है। पेपर वैसे आएगा जैसे आता है, और पेपर जैसे आता है वो तो बता चुके हैं। तुम्हारी मेंटालिटी नहीं आएगा, तुम ऐसे घमंड में भले चोर रहो, अल्टीमेटली वहीं पे जो है पूरा भंडा फोड़ करके आओगे। तुम लिख के दल लो अपने उसमें। अगला देखिए चेंज इन कलर में चेंज कभी कभी जो है केमिकल रिएक्शन में हो जाता है। जैसे जो है क्या दिया है, साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, यानी कि जो है साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये जो है पर्पल कलर का होता है। समझे? ये जो है ये क्या हमें दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि साइट्रिक एसिड की जब जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये जो है पर्पल से कलरलेस में बदल जाती है, यानी कि इधर पर्पल कलर और उधर जो है कलरलेस मामला आपका हो जाता है, यानी कि कलर ही गायब हो जाता है। इसका देखिए प्रयोग पता कहां, अभी आपसे कैसे पूछा जा सकता है? अब देखो पूछने का तरीका, हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे कह दिया गया साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को जो हमने मिलाया तो उसका कलर विलुप्त हो गया। आपसे पता कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा
कि एक बच्चा जो है गिलास लिए हुआ था, उसके हाथों में जो है एक पर्पल कलर का कोई लिक्विड भरा हुआ था और उसने पता नहीं किस चीज को उसमें मिलाया और उसका कलर गायब हो गया। आप बोलो तुम क्या रट के गए हो? यूं रट के गए हो, समझे? उसने बदल दिया पूरा खेल और तुम वहां पे सरेंडर हो जाओगे 2 सेकंड में। हम इसीलिए कह रहे हैं समझ के पढ़िए। तुम अपनी ये ठर्रे पे बंद कर दीजिए रहना, हम जो बता रहे हैं उसको बात को मानो। अब आज तुम कहोगे इसे तो कभी मास्टर ने पढ़ाया नहीं, इसे तो कहीं था ही नहीं, यही है यही पोटेशियम परमैंगनेट को जो साइट्रिक एसिड के साथ इसका ये आंसर होगा। मान लो दोनों को गायब कर दिया। उसने कहा बहुत गिलास में जो भरा था वो पर्पल कलर का था, नाम भी नहीं बताया। फिर कहा कि जो उसने मिलाया गलती से वो भी नहीं पता। अब तुम बताओ दोनों है क्या? नील कभी पढ़े नहीं, इसे सोचे नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं सोचने का तरीका, डायमेंशन उसको बढ़ाइए, समझ के पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए। रट के जाओगे सरेंडर हो जाओगे 2 सेकंड में। अगला देखिए, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर भी कभी कभी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में मतलब क्या होगा ये पहले देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यानी कि जब जो है इन दोनों के बीच हम जब रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और जो है एसिडिफाइड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, समझे? इसके बीच में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा जो है कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन बन जाता है। इसमें भी पूछने का कोई तरीका वो रख सकता है। ऑरेंज से ग्रीन कब होता है? जब हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिफाइड है उसको जब रिएक्शन जो करवाते हैं तो वो जो है कलर हमारा क्या हो जाता है, कलर हमारा जो है ऑरेंज से ग्रीन प्राप्त हो जाता है। इसको वो अलग तरीके से कुछ पूछेगा जरूर, समझे? अलग तरीके से पूछेगा, वो हमने सोचा नहीं होगा। क्या हो सकता है उसका कोई अलग लॉजिक हो, या हो सकता है क्या जाना था। एक तो ये बच्चे वाला बताया। अगला देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का भी चेंज हो जाता है, समझे? जैसे देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, यानी कि वाटर और क्विकलाइम के बीच जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें सिलेक्ट लाइम मिलता है और ये जो है टेम्परेचर में चेंज है। जैसे आप नहीं देखते हो पुताई वाला जो है जब आता है दिवाली टाइम, तो उसमें जो है जैसे उसको डाला जाता है, समझे? उसको जैसे डाला जाता है तो एकदम बुलबुले उड़ने लगते हैं। यानी कि पहले तो नॉर्मल था मामला और जैसे उसमें डाला और उस वजह से जो है एकदम बुलबुले उठने लगे, आग एकदम मतलब गर्म होने लगा। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन चलने लगे। अब उसको जो निकाल उससे पुताई की जाती है। अगला देखिए, यानी कि क्विक लाइम से जब सिलेक्ट लाइम बनता है तो भी जो है केमिकल तभी जो है चेंज इन राइज इन टेम्परेचर में हो जाता है। और टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। यहीं पे इसको भी खत्म कर लो। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड, समझे? जब भी जो है कोई 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के जब किसी हीट का निर्माण करते हैं तो उससे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हम कहते हैं, ठीक है? और जब कभी जो है किसी प्रोसेस में हीट जब आए तो जो है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, समझे? इसी प्रकार से हमारे शरीर में 2 प्रकार की रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, और इनका ही जो सम होता है, समझे? वही हमारा लाइफ बन जाता है। एक टूटने की एक जुड़ने की प्रक्रिया हमारे शरीर में अनवरत चलती रहती है, कंटिन्यू, समझे? इसी को मिलाकर के लाइफ बनती है। इस पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो नीचे जो लिखी है लाइन 13 पेज नंबर पे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्युल्स। देखो ग्रैन्युल्स शब्द इसे लगा दिए फालतू में, है मेन जो मामला है उसमें जिंक पे ध्यान देने वाला है। जिंक ग्रैन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेंपरेचर। यानी कि जो है जब जिंक को जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि जिंक को जब H2SO4 के साथ जब हम मिलाते हैं तब जो है चेंज हो जाता है टेंपरेचर में, और टेंपरेचर जो है हमारा राइज हो जाता है। और टेंपरेचर राइज होने का मतलब है कि ये एक प्रकार की चेंज इन टेंपरेचर टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन है। अगला देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट ही पूरी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन में, समझे? जैसे मोमबत्ती का जलना, वैक्स का जो है जलना, ये भी जो है इसमें क्या होता है आपका जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। अगला देखिए, और हाँ सॉलिड से जब गैस में जो है कोई भी चीज अगर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तब हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे जो है आपका कपूर जो होता है, समझे? इसको शायद जो और आपका जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, समझे? NH4Cl, तो ये सारे जो है आपके जब सॉलिड से सीधे आपका जो है उसमें गैस में हो जाकर के तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें जो है बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। ये क्लास 9 में हमने लास्ट के टाइम केमिस्ट्री में पढ़ा था, इसलिए इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। और आप लोग जानते हो कि इसमें जो है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको बैलेंस करना होता है। मतलब देखो इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि आपको ऐसे कभी रटने की जरूरत ही नहीं है। हम कभी कहते हैं कि Zn + H2SO4 ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे रट के जाओ कि जिंक H2SO जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे रट के जाओ, ये नहीं कि तुम ऐसे रट के जाओ कि Zn + H2SO4 2 + 3 ये क्या मेथड है? ये क्या मेथड? ये मेथड से अगर रट के जाओगे भूल जाओगे 100%। तुम फार्मूला पढ़ो। जैसे हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं आयरन को ले लो यहाँ पे या किसी और को ले लो, हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जब भी H2SO4 के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगी तो यही होता है। कॉमन तुम्हें पता चल गया फार्मूला? क्या मैथ में सारे सवाल के लिए अलग फार्मूला रटते हो? अरे जो एक टाइप के सवाल होते हैं क्या फार्मूला जोड़ा देते हो? इसमें भी वही अप्लाई कीजिए। कॉमन चीज ढूंढिए क्या अप्लाई हो रही है। कॉमन चीज पकड़ने के लिए तो हमने कहा कि चारों चैप्टर जो कॉमन चीजें उनको निकाल करके अलग करो ताकि तुम्हारा जो वजन है वो हल्का हो सके। और जब तुम एक पैटर्न ढूंढ लोगे फिर सॉल्व करते को टाइम नहीं लगेगा। ये है। अगला देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है उनके आसपास जो है कुछ लिख दिया जाता है, समझे? जैसे सॉलिड में होती है तो S लिख दिया जाता है, और एक्वस अगर होती है तो AQ लिख दिया जाता है, और जहां पे टेंपरेचर का मामला होता है वहां पे क्या डेल्टा से डिनोट किया जाता है, समझे? जहां हीट से रिलेटेड मामला होता है। केमिस्ट्री का फादर कौन?
एंटोनी लिवोजर, उसने कौन सा ला दिया था? कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला देखिए, और फिजिक्स का सर फिजिक्स न्यूटन। न्यूटन। हाँ, फिजिक्स का जो है आप इसमें दो लोग मान सकते हो, मतलब जो है कुछ मॉडर्न भी हैं जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन और जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और अभी कल जो है स्टीफन हॉकिंग का जन्मदिन था, समझे, स्टीफन हॉकिंग। और स्टीफन हॉकिंग से जो है आप लोगों को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? वो बेचारे जो है चलने फिरने से एकदम विकलांग थे, मतलब उनके पास जो है कुछ था नहीं, समझे। उसके बावजूद भी जो है आज सवेरे उनके कोट आए थे कि उन्होंने क्या क्या थॉट दिए थे। तो उनका कोट एक बहुत फेमस है कि दरअसल कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जो है विकलांग हैं या ऐसे हैं, वो तो पूरे शरीर से ही पूरा कुछ चलता ही नहीं, उनका ना हाथ चलता ना पैर चलता था। हम ये क्यों बता रहे हैं, समझ रहे हो? तो उनका तो हाथ पैर कुछ नहीं चलता था। वो कहते थे कि मेरा जो है हाथ पैर कुछ भी नहीं चलता, उसके बावजूद मैं कभी किसी से किसी प्रकार की सहानुभूति या सिंपैथी की जो है गुंजाइश नहीं करता हूं। मैं अपना काम परफेक्टली डेली करता हूं उसी रफ्तार से, समझे, क्योंकि ये डिपेंड हमारी विल पावर पे करता है, समझे। जैसे मान लो जो है अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लो विकलांग पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, या मान लो उसके पैर में दर्द है, नहीं चल पा रहा है, तुम पता क्या करो उसका टेस्टिंग के लिए? एक शेर को ले आओ, बैठा दो, अरे वो देखो जू भाग खड़े हो गए, कहां गया दर्द कहां गया? दर्द तब भी था, क्यों भागा? विल पावर, बचाना है जान। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई, इसमें तो मर तो जाएंगे नहीं, एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, बस यही कंडीशन है। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि पढ़ाई बेटा ऐसे करो जैसे तुम जो है तुम्हारा मुंह किसी ने तकिए में दाब दिया हो, मतलब जो है तुम्हें मतलब उसके बगैर जी नहीं सकते, तो ऐसे जब पढ़ाई करो। तुम्हारी वो है ही नहीं हालत, तुम लोग ये सोचते हो कि यार कल नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो पर कर लेंगे, जो आज करा कल करेंगे परसों करेंगे, तो परसों रहे हैं, बस यही तो कमी है। तुम दिनों को देख रहे हो। अभी देखो बाहर एक थोड़ी भी ऐसे कुछ लगा था, हमने कभी पढ़ा था कि जियो ऐसे जैसे जो है मतलब उसमें ये लिखा था कि अगर पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़ो कि आज ही जैसे मर जाओगे, समझे, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो कहीं पढ़ा था महात्मा गांधी साहब लगा था, तो ये चीज तो हमें बताता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, बस यही गड़बड़ कर देता है। कल क्यों करेंगे? कल कभी आता है? कल कभी नहीं आता है। जब कल आएगा तो कल फिर आ जाएगा, मतलब कल कभी नहीं आएगा। देखा जाए तो आज ही कल है। जो तुमने कल को कल कहा था वो आज कल आज, वो कल का आज पर है, तो तुम कल को आज फिर कल में टाल रहे हो। डिपेंड्स अपॉन मेंटालिटी, और जिसने अपनी मेंटालिटी को सुधार लिया वो व्यक्ति महान बन गया। एक व्यक्ति इस बात से ना मान बनता है कितना बड़ा खली, कितना बड़ा गड्ढा, वो व्यक्ति बनता है अपने दिमाग से। दिमाग तुम्हारा कमांडर इन चीफ है, उसको जो डायरेक्शन दोगे, आलसीपन दोगे तो अलसियाओगे जिंदगी में बैठे बैठे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मान लो हमारा जो है पेट दर्द कर रहा है, तो क्या कहा गया शास्त्रों में, श्लोकों में कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। अब अल्पाहारी तुम्हें रहना नहीं है, इसलिए तो कहा गया तुम वहां पे पेट दर्द क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि तुमने जो है पहली बात तो देखो हो सकता है सही में ना हो, समझे, ये भी कारण हो सकता है। तो देखिए अगला, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप आपने देख लिया, सही बताओ ईमानदारी से। मेथेन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जैसे मेथेन की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। उसके बाद जो है इस सैंपल प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। जैसे आयरन ऑक्साइड की FeO होती है, आयरन ऑक्साइड की Fe2O3, ये देखिए दो फॉर्म में पाया जाता है। फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना, फेरस ऑक्साइड का FeO होता है और फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 होता है। और ये जो रस्टिंग वाला जो है ना, ये Fe2O3 जो है यही होता है, और इसको जो है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी हम कहते हैं। साइंस में ठीक है, नहीं साइंस में लगभग आते हैं, हमने कटाई को ढंग से करी है। IT में लगभग ठीक है, अरे ठीक है, लगभग 80-85 से मान लो 80-85% हम बता रहे हैं, तुम नंबर सोच लो। 80 पेपर 85 कहाँ से आ जाएंगे? 50 का था, हाँ, तो 80-85% मान लो, उसका निकाल लो। अगला देखिए, उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, शॉर्ट टाइप सॉल्व करना, और सैंपल प्रॉब्लम को जरूर देखें। लॉन्ग आंसर और MCQ ईमानदारी से बिना किसी काम चोरी कम से कम एक बार क्वेश्चन को जरूर देखें और कोशिश करें कि हमें आता कि नहीं आता। उसके बाद हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको जो है अपनाएं, और उसके बाद जो है इसके आंसर तो पीछे दिए गए हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है कई प्रकार के टाइप्स में पाई जाते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर जो है ये वाटर बन जाता है। उसके बाद कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। H2 की जो क्लोरीन के साथ आप कराते हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कहते हैं। सोडियम की जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो जो सोडियम क्लोराइड आपका बन जाता है। जब आयरन को जो है आप सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आयरन सल्फाइड बन जाता है। इस नाम को याद रखिएगा, आयरन सल्फाइड बनना है, सल्फाइड। अगला, और कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, यही देखिए वही है क्यूक्लाइन, अभी जब बात कर रहे थे, ये चेंज इन टेम्परेचर का भी काम आ जाएगा। ये दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में भी काम आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट लाइन आपका बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जो है आपका वाटर बन जाता है। उसके बाद जब अमोनिया की जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और यही सब्लिमेशन का भी एग्जांपल है। ठीक, अगला, जब कार्बन मोनोऑक्साइड
CO। और ऑक्सीजन गैस का जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अभी जो है सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और अभी जो है हाल ही में आपने देखा होगा घटना काफी वायरल है, वो गैस के ऊपर है, वो नहीं भोपाल गैस स्ट्रेटजी में जो है देखा सुना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो उसको जो है पीतमपुरा में जो है उसको डंप कराया जा रहा था, जिससे जो है लोगों में बवाल फैलाया है कि इस बात में कि आपत्ति दर्ज की है कि वो कचरा जो है जो वेस्ट जो है कचरा निकला है, समझे, वो कचरे को जो है आप वहां पे डंप कर रहे हो, इससे भविष्य में और भी बीमारियां नहीं फैलेंगी। इस बात से जो है लोगों को डर है, इस बात से भी लोगों को डर है। तो ये जो है उस गैस का नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दूसरी जो गैस है वो है फास्जीन, समझे। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है कलरलेस होती है, समझे, इसका प्रयोग पेस्टिसाइड में डालने में प्रयोग किया जाता है। सर ये भोपाल गैस स्ट्रेटजी आईटी की बुक में पीछे नहीं दिया गया है? हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं। और भोपाल गैस स्ट्रेटजी 1984 में हुई थी, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ रिलेट करके, क्योंकि फाइल भी और आ भी सकता है और मामला भी उससे रिलेटेड है, तो अगर पेपर भी नहीं बने होंगे तो ये जो है ये भोपाल की स्ट्रेटजी थी 1984 में हुई थी। इससे जो है कम से कम 5,000 लोग मारे गए थे और कम से कम नहीं तो 5 लाख लोग जो है कम से कम इससे इफेक्ट हुए थे। और आज भी जो है वहां पे जो बच्चे मतलब उनमें देखा गया है कि उनमें जो मतलब देखा लक्षण आज भी मिल रहे हैं उनमें, और ये काफी भयंकर ट्रेजेडी थी। इसमें जो है मेंटेनेंस में खराबी होने के कारण लोगों के कारण ये जो है कांड हुआ था। और ये जो है जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी थी उसके जो है लापरवाही के चलते हुआ था। और इसमें जो है जो कंपनी थी उसने कहा था कि जो है हम जने कितने $5 मिलियन का शायद उसने देने का कहा था कि हम फंड $5 मिलियन का फंड देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो लास्ट में जो मामला था वो $470 मिलियन पे जो है सेट हुआ था, जबकि सरकार ने डिमांड की थी कि $3 मिलियन की कम से कम जो है मदद चाहिए इसको, मतलब इसको भुगतान करने के लिए। हमारे देश में जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो 1986 के जो है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार, वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार होता है, जिसको हाल ही में जो है तमाम तरीके से जो है अमेंडमेंट भी बीच बीच में किए जा चुके हैं। ये देखिए पर्यावरण हमेशा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, एनवायरमेंट, और आपके है इसमें, तो इसको बहुत होश में पढ़िए, थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। अगला देखिए वाइल्ड लाइफ ऐसे जो है प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसको तो जो है क्लास 8 में पढ़ा था, पता तुम्हें कुछ नहीं है? हाँ बात सब यही है। अगला देखिए, अगला डिकम्पोजिशन, तुम जो है बस ऐसे हवा में ऐसे उड़ते रहो जैसे गुब्बारा नहीं होता है, उसमें है कुछ नहीं बस ऐसे तुम ये मत सोचो, तुम्हें बिल्कुल मिला कि ये हम तुम्हें सोचवाना चाह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ आता, तुम भी जमीन पर रहो, हम बता रहे हैं। नहीं तो तुम ऐसे जाना तक हवा में उड़ोगे, तुम तो गड़बड़ करके जाओगे, नीचे रहो हवा में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट निकला, ठीक है, तो हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हमारी जो है निकलती है। उसके बाद जो है फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, इसमें आपकी फेरिक ऑक्साइड यानी कि ब्राउन कलर की, ये इंपॉर्टेंट चेंज इन कलर का जो है इसमें प्रेसिपिटेशन में आप इस रिएक्शन को धर सकते हो जाकर के, वहां पे काम आ जाएगी। और सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब मान लो आपसे ऐसे कोई पूछे तो आप गए कि ऐसी एक रिएक्शन बताइए जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती हैं। अब तुम सोचोगे कि कहां पूछा गया, यहां पूछ लिया गया, समझे, सिर्फ इतना ही पूछते कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सी ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसमें निकलती है दोनों साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मजा आ जाए। अगला देखिए, होता देखो सब बुक में है, आप जब एग्जाम में बैठना तो ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस आया होगा, बस तुम ये सोच लेना कि तुम्हारी सोच जो थी वो नीचे रही और इसने कुछ अलग सोच लिया। ये मत सोचना बुक के बाहर आएगा ही नहीं, वो आएगा यहीं से, बस तुम सोच ना पा रहे हो कि कहां से जोड़ा गया इसको उतार, ये सोचना। अगला देखिए, लेड नाइट्रेट जो कि अपने आप में कलरलेस होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जब ये डिकम्पोज होता है हीट के उपस्थिति में, तब ये जो है लेड मोनोऑक्साइड क्यों लिखा गया कि PbO1 बनना है ना, एक ऑक्सीजन है, तो लेड मोनोऑक्साइड चेंज इन कलर का, इसको आप रख सकते हो। लेड मोनोऑक्साइड जो है येलो कलर का होता है, इसको आप प्रेसिपिटेशन में रख सकते हो, समझे, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसमें जो है चेंज इन कलर हो रहा है। और साथ ही में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और जो है ऑक्सीजन गैस निकल रही है। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि इसको जो है आप तमाम तरीके से प्रयोग कर सकते हो, समझे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, प्रेसिपिटेशन में प्रयोग कर सकते हो, चेंज इन कलर में प्रयोग कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। ये जो एसिडिफाइड वाटर है यानी कि एसिडिक इन नेचर है वाटर, ये शब्द को जरा याद रखा करो। अभी दो शब्दों में दो रिएक्शन में एसिडिफाइड का नाम लिया, एक और पहले कोई एसिडिफाइड थी, समझे, तो एसिडिफाइड ये वाटर है, नॉट नॉर्मल वाटर। और एक चीज और याद रखिएगा जब इसके रिएक्शन को पढ़ रहे हो, हम तो इसे बता के निकल ले रहे हैं, तुम एक चीज और याद रखिएगा, इसको गर्म करने का मीडियम क्या है, क्योंकि यही ना तुमने याद रखा, पता चला क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट आ गया, आप उसमें लिख रहे हो कि आग पे गर्म किया गया, पता चला उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो गड़बड़ कर दोगे सब सारा। इसलिए दो बातें महत्वपूर्ण याद रखिएगा, किस चीज से गर्म किया जा रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ हीटिंग, समझे, नहीं तो पूरा तुम लेसन कर दोगे जाकर, पता चला उसमें जो है करंट से लगा के तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है, और वहां पता चला उसमें लिख के लाया कि इसको गर्म किया जाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो ये चल रहा है जनरल कि आग लगा के गर्म किया जाएगा, और वहां वो समझ जाएगा मास्टर कि उल्लू बना रहा है, समझे, और वो इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज डिफरेंस, मतलब किसी भी वाट का वोल्ट आप लगा सकते हैं, उसके अनुसार जो है हम कैथोड और एनोड पे जो है वो जो रिएक्टेंट होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, और ये जो है रिफाइनिंग के पर्पस में भी प्रयोग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी प्रयोग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन में भी प्रयोग की जाती है, जो इसको हम जो नहीं
क्लास 8 में पढ़े होंगे। अगला देखिए, कहाँ गया, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ फिगर को बहुत मतलब पूरा देखिएगा, 1 से लेकर 59 तक के सारे जितने भी फिगर है सबको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे चीजें समझ आ जाती हैं। दूसरी चीज, आप केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टराइजेशन जरूर कर लें, क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। अगला, हाँ, सोडियम क्लोराइड को जो है जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि गर्म किया जाता है कि करंट लगाया जाता है, ये जरूर देख लेना, समझ गड़बड़ कर दोगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को ना कि गर्म नहीं किया जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी लगाई जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जब लगाई जा रही है तो किस प्रकार का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में लगाई जाती है ना, करंट लगा करके दोनों को तोड़ा जाता है आपस में, और इसके कई सारे इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज भी होते हैं। ये कोई नया नहीं क्लास 10 में पढ़ रहे हो, क्लास 8 की बुक में है साइंस की, आप उठा के देख लो जाकर के पढ़ा क्या है। अगला देखिए, इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है, सोडियम बन जाता है, क्लोरीन गैस निकलती है। तत्पश्चात एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो है, जो पिघली हुई होती है, खासकर पिघली हुई मोल्टेन, तो इसको जो है एल्युमिनियम निकलता है, और साथ ही में जो है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसी के बाद जो है ये विश्वविख्यात रिएक्शन है, जिसमें आप देखिएगा कि सोडियम सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसको आप प्रयोग कर सकते हो प्रेसिपिटेशन वाले में, और इसको हाँ चेंज, अच्छा हाँ, ये जो है इसको प्रयोग आप कर सकते हो, और ये जो है जब डिकम्पोज होती है तो आपका सिल्वर मिलता है। सिल्वर का नंबर कितना होता है, तो सिल्वर 47 नंबर पे आता है, समझे, और 47 नंबर पे सिल्वर आता है, और सिल्वर जो है आपका फर्स्ट बेहतरीन कंडक्टर है, समझे, बेहतरीन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिल्वर जो है, सिल्वर का मैंने क्या बताया था, सिल्वर को अगर आप ऐसे खाते हो तो मर जाओगे। सिल्वर को जो आप एटम के लेवल पे खाते हो तो ये जो है नैनो मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी कि हमने क्या बताया आपको, एक तो जो होते हैं ये एटम होते हैं, एक होते हैं नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे अक्सर लोग जो है, जैसे मान लो आजकल का मौसम चल रहा है, समझे, जैसे मान लो जो है कोई व्यक्ति मान लो ये चीजें जो लगाते हो, मतलब जैसे हाथ पैर में, ऐसे हमारे शरीर में जैसे पानी पीते हो ना, बोतलों से पानी पीते हो, तो बोतल के पीछे कभी देखिएगा कि उसके पीछे एक त्रिकोण बना होता है, ट्रायंगल टाइप का। उसका मतलब ये होता है कि आपको उन बोतलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वन टाइम यूज है, सेकंड टाइम यूज है, थर्ड है, इस जो प्रकार हो सकता है। लेकिन आदमी क्या करता, पानी पीने के लिए बोतलों का प्रयोग करता। और पानी पीने की, अभी देखिए नीदरलैंड में रिसर्च हुई थी, उसमें पाया गया कि व्यक्तियों के शरीर में, रिसर्च होने में जब पता चला कि सभी के शरीर में नैनो पार्टिकल मौजूद है। नैनो पार्टिकल का मतलब कि उनके शरीर में नैनो पार्टिकल जा चुके हैं, किसके, प्लास्टिक के, सबके शरीर में प्लास्टिक बैठी हुई है। अब सोचिए, ये तो एक मामला निकल के आया, ऐसे बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको जो है तमाम तरीके के लोग यूज करते हैं, उससे भी आपके शरीर में पहुंच रहा है, उससे भी आपके शरीर में नैनो मटेरियल पहुंच रहा है। अभी नैनो मटेरियल आपके शरीर में जो है हानिकारक रूप से पहुंच रहा है। प्लास्टिक तुम खा चुके हो, तुम कॉस्मेटिक जो चीजें आती हैं उसके जरिए जो है तुम्हारे शरीर में पहुंच चुका है, और जाने क्या क्या तरीकों से हम अपने शरीर में नैनो मटेरियल्स को डाल ले रहे हैं, और ये नैनो मटेरियल अल्टीमेटली जो है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन नैनो मटेरियल नुकसान भी नहीं करता है, नैनो मटेरियल कई चीजों में फायदेमंद भी है। जैसे सिल्वर को आप ऐसा खा लो मर जाओगे, सिल्वर को आप नैनो लेवल पे खाओ, छोटा छोटा, वो एंटीबैक्टीरियल होता है सिल्वर, समझे, सिल्वर जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, अगर उसको आप छोटा छोटा खाओ, जरा सा। तो ये मतलब तुमने क्या देखा, ये आपने ये देखा कि चीजें बड़े लेवल पे अलग प्रकार से प्रॉपर्टी को शो करती हैं, छोटे लेवल पे अलग प्रकार से प्रॉपर्टी को शो करती हैं, और इन्हीं चीजों का जो एटम के लेवल पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे जो स्टडी करे उसी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो है लाइट की उपस्थिति में डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोराइड को बनाती है, और सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है वो सिल्वर और ब्रोमीन को बनाता है। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड और जो है सिल्वर क्लोराइड को जो है घर पे जाकर देख लीजिए जाकर के कि पानी को बरसाने में से किसका प्रयोग होता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। पानी बरसाने में इसका प्रयोग होता है, शायद सिल्वर क्लोराइड का होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस समय, जैसे मान लो कल मैच है, ठीक है, मान लो इंडिया पाकिस्तान का अरवल में मैच है, और हम चाहते हैं कि कल पानी ना बरसे, हम चाहते हैं कल पानी ना बरसे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे, आज ही पानी बरसा देंगे। कैसे बरसाओगे, जो बादल आसमान में होंगे एरोप्लेन से हम क्या करेंगे, शायद हमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ज्यादा तो सिल्वर क्लोराइड है या तो सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें से एक को ले जाकर केमिकल को ऊपर से हेलीकॉप्टर की मदद से उस पर बादलों के ऊपर ले जाकर के हम छिड़केंगे जाकर के, और जैसे छिड़केंगे उसके साथ रिएक्शन होकर के पानी आज ही बरस जाएगा, तो कल मौसम एकदम बढ़िया साफ रहेगा। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो है कोई दो व्यक्ति आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट का जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर जो है अलग हो जाती है। इसमें देखिए कलर का चेंज है, समझे, कॉपर सल्फेट ब्लू होती है, मैग्नीशियम जो है सिल्वरी व्हाइट होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस होता है, कॉपर जो है ब्राउन होता है। इनके कलर एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, लिस्ट बनाइए कलरों की, क्योंकि कलर से बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है, कलरों की नहीं। अगला देखिए, कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक जो है सिल्वर व्हाइट होती है, और जिंक सल्फेट जो है इसमें बनता है कलरलेस होता है, कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का बनता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जो रिएक्शन करता है, आयरन जो है ग्रे कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन बनता है, और कॉपर जो है रेड ब्राउन तरीके का बनता है। उसके बाद जो है इस प्रकार की रिएक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या बोला। और ऐसे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लो आपसे डिफरेंस पूछते हैं, तो डिफरेंस क्या है, आपको कुछ लगा डिफरेंस? डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो है सर उसमें से हाई रिएक्टिव मेथड डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव को, और सर इसमें आयंस का कुछ चेंजमेंट होता है। इसमें तो एक चीज और भी देखो कि उसमें जैसे क्या था, जैसे पकड़ो किसी को, जैसे कॉपर सल्फेट को जो है जब आपने जिंक के साथ किया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना, मतलब एक सब्सटेंस,
अकेला। इधर देखो क्या चल रहा है, सिल्वर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी तो सिल्वर क्लोराइड और जो है आपकी सोडियम नाइट्रेट बनी, समझे, ये चीज है। दूसरा आप देखिए एक और एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपका बनता है एक्वस। ये आपसे ऐसे पूछा गया है बोर्ड में, इसमें पहचानने कह दिया जाता है कि इसमें पहचानिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है डबल, या जो है रिडक्स रिएक्शन है, या ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। खासकर इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ये चीज देख लीजिएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना क्या कौन से प्रकार की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का हटना किस प्रकार की रिएक्शन होती है, जब दोनों पैरेलली होती है उसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। ये और सर उसमें क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन में लाइट का पूछा गया कि किसी इलेक्ट्रिसिटी से ये अलग हुआ है या फिर लाइट से अलग हुआ है, अगर इसी चैप्टर से रिलेटेड है, अगर होगा तो इसमें जो है आपकी जो शाम को टेस्ट पड़ेगा उसमें जरूर वो इंक्लूड होगा। अगला देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो आपस में जो है मतलब वापस भी आ जाती हैं, समझे, और इरिवर्सिबल वो होती हैं जो कभी भी जो है वापस प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। देखिए जैसे जो है आयरन को जो है दो रिवर्सिबल, पहले देख लीजिए, दो रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन टू गिव बैक एंड गिव बैक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको जो है हम दोबारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आयरन को जो है, आयरन जो कि रेड हार्ट जब हम लेते हैं तो ये जो स्टीम, देखिए पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है, पानी का मतलब H2O का मतलब स्टीम भी हो सकता है। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड या जिसको हम फेरिक ऑक्साइड, इसमें सेकंड और थर्ड का मतलब क्या लिखा है, सेकंड थर्ड का मतलब है कि हमने अभी क्या बताया था FeO Fe2O3 ऐसे करके, मतलब जो है फेरिक Fe और O यानी कि आयरन और ऑक्सीजन कई प्रकार से मिलते हैं ना, उनके अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलने के तरीके होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, क्लास 9th, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक कंट्रोल लिवाइजर थे, एक और थे। हां सर याद नहीं आ रहा सर। हाँ, अगला देखिए, तो आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अभी देखिए दो पिक्चर पढ़े थे, FeO Fe2O3, उसमें देखिए ना सेकंड और थर्ड वो जो लिखा है वो यही मतलब बता रहा है। तो आयरन जब जो है स्टीम के ऊपर, यानी कि जब रेड हॉट आयरन यानी कि Fe जब स्टीम के ऊपर जब जो है डाला जाता है तो, या स्टीम को आयरन के ऊपर डाला जाता है यानी कि Fe प्लस H2O, तब ये जो है क्या बनता है, हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जब इसी आयरन ऑक्साइड को, हाइड्रोजन को जो है इसमें से आयरन ऑक्साइड को हम पकड़ते हैं और आयरन ऑक्साइड को दोबारा जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तब जो है हमारा आयरन और स्टीम पुनः प्राप्त हो जाती है, समझे। यानी कि ये रिएक्शन कैसी, रिवर्सिबल, समझे, यानी कि ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विपक्षीय केमिकल रिएक्शन है, मतलब दोनों पक्ष में चल रही है, सीधी भी चल रही है, उल्टी भी चल रही है। दूसरा देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, मतलब सिर्फ यूनिडायरेक्शनल जिसको रिएक्शन हम कहते हैं। ये कोई आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, समझे। ये मत सोचा करो कि तुम पहली बार कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ना पहली बार पढ़ रहे हो, सब पढ़ा हुआ। अगला देखिए, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, जैसे सोडियम को जब पानी के साथ, पानी का मतलब H2O, सोडियम को जब हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जो है H2O के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो है हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, समझे, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जो है जब मेथेन क्या होती है, तो मेथेन जो है ये क्या होती है, जब सड़ा माल पानी जो होता है, जैसे मान लीजिए दलदलें जो भी पेड़ पौधे जब वो बहुत सालों तक नीचे दबे रहते हैं तो मेथेन गैस रिलीज होती है, समझे। तो ये मेथेन गैस जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये कार्बन, जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड वाला एग्जांपल आ गया। अच्छा तो देखिए नीचे, हाँ जिंक, ये देखिए इसमें भी जो है आपका काम आ जाएगा इरिवर्सिबल में, कि जिंक H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करती है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये जो है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाएगा, इसको वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन और बची हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो जाकर के जिसमें जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो है मान लो मैग्नीशियम ले आए, उसको जो है इसे कुछ दिन तक छोड़ दें खुला, तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन चिपक जाएगी, मालिक्यूल चिपक जाएंगे, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि जब आपका खाना होता है, खाना क्यों खराब हो जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें जमा करके उसको खराब कर देती है। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन को देखो याद करने का सीधा तरीका है, नाम ही में रखा है ऑक्सीडेशन, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना, उल्टा इसका हाइड्रोजन कर लेना। अगर ऑक्सीडेशन है तो यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन हटेगा, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। जब रिडक्शन आपसे पूछे, रिडक्शन जब आपसे पूछे तो आप सीधा याद कर लो, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएं, दोनों साथ साथ हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, समझे। हिंदी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन या इसको जो है अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो कॉपर और H2O जो है बनता है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्साइड जो है वो रिडक्स हो रही है, और ऑक्साइड जब रिडक्ट हो रही है इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। कभी कभी दोनों चीजें पहले साथ भी हो सकती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जब मिलाते हो तो जो है हीट जब करते हो तो आपका कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर जो है वाटर आपका बनता है, और ये दोनों है। इसमें अगर आप देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गई, यानी कि रिडक्शन है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और जो हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन हमेशा अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है क्योंकि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड आपस में बना होता है, और ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आप देख रहे होगे तो आपस बाद में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रही है, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड
अगर इसमें अगर देखोगे तो दोनों चीजें पहले ही चल रही है, एक तो रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है, यानी कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो अब लास्ट तुम्हारा बचा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन द सरफेस। जैसे जो है जंग लगना, समझे? तो जंग लगने का मतलब क्या है? कोरोजन उसका हो गया। और कोरोजन से रोकने के उपाय क्या होते हैं? तो पेंट कर दो, समझे? हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या जो है गैल्वेनाइजेशन, तो नहीं वो अलग शायद होता है, यही होता है। और यही ये जो है गैल्वेनाइजेशन आप कर सकते हो। उसके बाद जो है अब जैसे पहले क्या होता था, पहले स्टील आती थी, अब स्टेनलेस स्टील आने लगी है। और इस प्रकार से जो है जैसे स्टील के बर्तन कहाँ जंग लगती है, बढ़िया चलते हैं एकदम सस्ती बढ़िया चीज। तो ये जो है जंग लगने से हमारे देश का बहुत नुकसान होता है, समझे? आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में जो है जब हम ये ऐसे बता दे रहे तुम्हारी इकोनॉमी काम आ जाएगा। जीडीपी मतलब होता है एक साल में हमारा देश कितना पैसा कमाता है, और इसी में से जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, यानी कि हमारे देश ने एक साल में कितना डिप्रिसिएशन किया, और जिस देश की डिप्रिसिएशन रेट बहुत कम होती है उस देश की जीडीपी से सबसे ज्यादा हाई होती है। मतलब अब तुम पता चला आज हमने गड्ढा खोदा, या मान लो आज हमने रोड बनाई, कल ही पता चला गिर गई जा करके, यानी कि हमारे देश का डिप्रिसिएशन रेट हाई कर दिया, यानी कि आधा पैसा तो हमने यहीं पे घटा दिया, तो हमारी जीडीपी क्या बची? कुछ नहीं बची। वो क्या कल देखो आंकड़ा आया भी तो है कि पिछले 4 सालों में हमारी जीडीपी सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंचने वाली है एनएसओ की माने तो, तुम्हारे इकोनॉमी में। तो जीडीपी में क्या मैटर करता है? डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन को जब घटा देते हैं तो हमारी जीडीपी नहीं रहती, फिर हमारी क्या बन जाती है? एनडीपी, ये नया नाम होता है एनडीपी। जब जीडीपी से हम डिप्रिसिएशन घटा, डिप्रिसिएशन मतलब टूट फूट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल में जितनी भी टूट फूट हुई है उसको जब हम घटा देते हैं, इसमें हमारे मशीनें चली या कोई डिप्रिसिएशन हुआ, या डिप्रिसिएशन जितना कम होगा देश का उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। सीधा सा लॉजिक है, जितना इसको कम करेंगे उतना ये ज्यादा हो जाएगी, जब इसको ज्यादा कर देंगे जीडीपी उतनी कम। यानी कि अगर एक देश को बेहतरीन बनना है तो उसको जो प्रोडक्ट है, जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतरीन होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज है। तो तभी अमेरिका की डिप्रिसिएशन बहुत कम, डिप्रिसिएशन जिस भी देश की अच्छी होगी वो जीडीपी उसकी हाई जाएगी, ये है। सर इंडिया कौन सी रैंक पे है जीडीपी में? थर्ड पे? इंडिया जो है अपनी जीडीपी में अभी फिलहाल 5वें पायदान पे है, 5th नंबर पे जीडीपी में है, और इंडिया 3रे नंबर पे भी है, समझे? जीडीपी 2 रेट पे निकाली जाती है, समझे? एक होता है पर कैपिटा इनकम, समझे? नहीं पर कैपिटा इनकम नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी उसको कहते हैं। ट्रिपल पी के आधार पर देखा जाए तो इंडिया की रैंक अभी जीडीपी के मामले में 3रे नंबर पे है, और अगर सिर्फ जीडीपी की बात देखी जाए तो इंडिया अभी 5वें नंबर पे है। फिलहाल तुम्हें कुछ ना पता है। अगला देखो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्केट बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो जो है कुछ लेकर आए और थोड़ी देर बाद जो है उसमें गंदी दुर्गंध आने लगती है, तो इस घटना को हम रेंसिडिटी कहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन के कारण होती है। ठीक है, अभी बात पढ़ाते हैं। तो चैप्टर होगा खत्म, और इसको जो है आप घर पे तैयार कर लेना, और कल जो तुम्हारा चैप्टर होगा वो होगा बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि बड़ा डेंजर चैप्टर है। और